एथनिक शब्द का मतलब है बच्चों एक ऐसा सामाजिक विभाजन जो कि शेयर्ड कल्चर, एक कॉमन संस्कृति पर बेस्ड हो। ज्यादा टेंशन हमारी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में देखने को मिलती हैं। क्यों? यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्यों ब्रुसेल्स के अंदर ज्यादा टेंशन क्यों है? बट यार, क्या श्रीलंका के जो लीडर्स थे, सिन्हाला लीडर्स, क्या उन्होंने किसी भी एक भी चीज को सुना? क्या कोई एक भी इनके डिमांड्स को पूरा करा? नहीं करा पूरा। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग लेकर आ गए हैं एक और वन शॉट लेक्चर जहां पे हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पावर शेयरिंग। तो बच्चों, एक राज की बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं इस चैप्टर को चालू करने से, और वो राज की बात ये है कि ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है क्लास 10th का। क्योंकि एक तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको लर्न भी मतलब आपको करने के लिए ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स तो आपको वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इतना ज्यादा सिंपल चैप्टर है ये। और ये चैप्टर हमको एक जिंदगी की बहुत बड़ी सीख भी सिखा के जाता है। मैम, कौन सी सीख सिखाता है ये चैप्टर? कि यार लाइफ में पावर शेयर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक इंसान के हाथ में पावर होना थोड़ा घातक है। लोगों के बीच में पावर को डिवाइड करना इज समथिंग दैट वी शुड डू, एंड उसी वैल्यू को ये चैप्टर बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करता है। बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जब बात करेंगे सो वील बी टॉकिंग अबाउट 2 कंट्रीज, 2 देशों की बात हम लोग करने वाले हैं। अब इन्हीं 2 देशों की बात हम क्यों करते हैं? मतलब बेल्जियम और श्रीलंका की बात हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के ना सिनेरियो में एक सिमिलैरिटी है, एंड दैट सिमिलैरिटीज कि दोनों ही देशों में एथनिक डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे। अब उस लड़ाई झगड़े को किसने सॉल्व करा, उस लड़ाई झगड़े को किसने और ज्यादा आगे बढ़ा दिया, है ना? तो वो वाली चीज हम लोग देखने वाले हैं। और दोनों ही देशों के सिनेरियोस को पढ़ने के बाद वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाई पावर शेयरिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। और साथ ही में चलो ये तो पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, अकोमोडेशन इन बेल्जियम के साथ साथ पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, उसके 2 रीजंस देखने वाले हैं हम लोग कि पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है। ठीक है? और साथ ही में लास्ट जो यहाँ पर हम पॉइंटर देखेंगे दैट वुड बी द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम पावर शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन। एंड यहाँ पर सबसे पहले मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। मैम, पावर को शेयर करने का मतलब है पावर को डिवाइड कर देना, और जितना ज्यादा पावर डिवाइड होगी उससे तो पावर और वीक होती चली जाएगी। उससे तो अब देश के अंदर पावर को शेयर करेंगे, पावर डिवाइड होती जाएगी, देश कमजोर होता जाएगा, है ना? बिल्कुल ऐसा हाल हो जाएगा जैसे इस इंसान का हुआ है, वीक हो गया है ये। अब मैम, पावर को शेयर करना तो वीक करने वाली बात होती है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है ना, तो बच्चों ये डाउट थोड़ी देर में आप खुद ब खुद क्लियर कर लोगे, क्योंकि हम जब बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल समझेंगे सो वील अंडरस्टैंड कि यार देखो, असलियत में जब पावर को लोगों के बीच में बांटा जाता है या देश के बीच में बांटा जाता है तो उससे क्या एक बढ़िया इंपैक्ट आता है या एक बुरा इंपैक्ट आता है। दोनों ही सिनेरियोस देख लेंगे हम लोग। ठीक है? तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, इस डाउट को आप अपने दिमाग में रखिएगा और अभी हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बेल्जियम के बारे में। अब बच्चों, बेल्जियम क्या है? बेल्जियम मैम एक कंट्री है। बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है, लेकिन वाह, चलो कोई नहीं। अब यहां पर बच्चों बेल्जियम एक स्मॉल सी कंट्री है। सबसे पहले तो बेल्जियम के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्मॉल कंट्री है कहां पर? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। बेल्जियम अपने बॉर्डर्स शेयर करती है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ। अब ये जो सारी कंट्रीज हैं, दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज। ओके, जो बेल्जियम जिनके साथ बॉर्डर अपना शेयर कर रही है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बेल्जियम अपना बॉर्डर कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करती है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है? नाउ, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों, इस एथनिक कॉम्पोजिशन को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एथनिक। ठीक है? जब भी मैं एथनिक शब्द की बात करूंगी, एथनिक शब्द का मीनिंग क्या होता है? एथनिक शब्द का मीनिंग होता है अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एथनिक शब्द का मतलब है बच्चों एक ऐसा सामाजिक विभाजन
जो कि शेयर्ड कल्चर, एक कॉमन संस्कृति पर बेस्ड हो। अब ये एथनिक डिवीजन एक तरीके से हो सकता है आपकी लैंग्वेज के बेसिस पर। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि एक हिंदू स्पीकिंग कम्युनिटी है तो वो एक एथनिक कम्युनिटी है, क्योंकि उन लोगों के बीच में सिमिलर कौन सी चीज है कि द लैंग्वेज दैट दे स्पीक। ठीक है, ये एथनिक डिवीजन आपके लैंग्वेज पे हो सकता है, आपके कल्चर पे हो सकता है, आपके रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है। तो कोई भी सोशल डिफरेंस जो कि आपको दूसरों से सेपरेट करता है तो वो एक एथनिक कम्युनिटी फॉर्म करता है। जैसे हिंदू एक कम्युनिटी एथनिक कम्युनिटी हो गई, एक पंजाबी बोलने वाली कम्युनिटी एक एथनिक कम्युनिटी हो गई, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया। कभी कभी हम बोले कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो एक एथनिक कम्युनिटी है क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो वो हो जाती है एक एथनिक कम्युनिटी। अब जब हम बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में एथनिक कम्युनिटी की बात करेंगे, सो यहां पर हम भाषा के बेसिस पे यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे एथनिक कम्युनिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होगा हमारा, ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब है भाषा के बेसिस पर क्या क्या डिफरेंसेस बेल्जियम में एग्जिस्ट करते हैं। और यहां बोला गया है कि ये जो भाषा वाला डिवीजन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? अभी देखो ना, अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, दिखाते हैं क्यों। देखो बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बेल्जियम एज अ होल कंट्री की मैं बात कर रही हूं। कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यानी कि जो बहुसंख्यक समुदाय है वो डच भाषा में बात करता है, विच इज लाइक 59% ऑफ द पॉपुलेशन। और ये लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम है फ्लेमिश रीजन। ओके, तो देश के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? डच बोलने वाले लोगों की है, विच इज 59% ऑफ द पॉपुलेशन, और ये लोग फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। माइनॉरिटी में हमारे 40% लोग हैं जो कि फ्रेंच भाषा में बात करते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। कहां रहते हैं? वेलोनिया रीजन में। और देखो 59 + 40 हमारा कितना हो गया? 99% लोग कवर कर लिए हमने। अब जो 1% पॉपुलेशन बची है वो हमारी पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जर्मन भाषा में बात करने वाली पॉपुलेशन है। तो रिकॉल करेंगे हम लोग कि बेल्जियम कंट्री के अंदर मेजॉरिटी है डच बोलने वाले लोगों की जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, माइनॉरिटी है फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो कि वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं, और 1% पॉपुलेशन हमारे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। तो मैम इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? अभी आएगी ना कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन का ही तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग ही सिर्फ डच भाषा बोलते हैं। तो क्या हो गया मैम? अब कोई रहता है तो कोई तो भाषा बोलता ही होगा, बट यार तुमने कॉम्प्लिकेशन को नहीं देखा। देखो, कंट्री के अंदर जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है यानी कि डच स्पीकिंग, कैपिटल के अंदर वही कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, और कंट्री के अंदर जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग, वही कम्युनिटी कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है। तो क्या हो गया? अभी भी तो क्या हो गया? दिक्कत अभी भी आएगी। क्या दिक्कत आएगी? देखिए, तो यहां पर जरा एक बारी मैप को देख लो। सो ये जो ब्लू रीजन है दिस इज द फ्लेमिश रीजन, यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं विच आर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन बेल्जियम, और यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है वेलोनिया रीजन के अंदर विच इज 40%। ग्रीन वाला एरिया जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए। बट दिक्कत आती है इस कैपिटल सिटीज रेड रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग वो यहाँ माइनॉरिटी में है, और कंट्री के अंदर फ्रेंच स्पीकर्स जो माइनॉरिटी में है वो हमारी कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है। दिक्कत एक और जो है, मतलब एक तरीके से और फर्दर मैटर्स वर कॉम्प्लिकेटेड when minority French speaking community was relatively rich, powerful and इनको जो बेनिफिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन का वो पहले मिल गया था, और डच स्पीकर्स को ये जो सारे बेनिफिट है पढ़ाई लिखाई के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास का जो फायदा है वो डच स्पीकर्स को बाद में मिला। साथ ही में इसी चीज की वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में टेंशंस अराइज हो जाती हैं ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। बट ज्यादा जो एक्यूट टेंशंस हैं, ज्यादा टेंशंस हमारी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में देखने को मिलती हैं। क्यों? यहां सवाल पैदा होता है कि क्यों ब्रुसेल्स के अंदर ज्यादा टेंशंस क्यों है? क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो इज कंप्लीटली ऑपोजिट। वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में भी है
और देखो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा अमीर है, ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से उनको फायदे पहले मिल रहे हैं, डच स्पीकर्स को फायदे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मैटर्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। नाउ व्हाट टू डू अबाउट इट? ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में टेंशन राइज हो गई हैं। तो यहां पर बेल्जियम करता क्या है? क्या बेल्जियम इन मैटर्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है, या क्या बेल्जियम के लीडर्स इतने समझदार निकलते हैं कि वो इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? तो ये रहेगा हल्का सा सस्पेंस, और हम लोग चलेंगे आगे और एक और कंट्री के बारे में और वहां की कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए जी, आ जाते हैं आगे। और यहां पर सबसे पहले अकोमोडेशन इन बेल्जियम को पढ़ने से पहले बच्चों मैं चाहती हूं कि हम लोग एक तरीके से किसके बारे में पढ़ लें? हम लोग पढ़ ले हमारे श्रीलंका के बारे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ श्रीलंका के पढ़ने के बाद ही हम लोग अकोमोडेशन पर आए। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है विच इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो बच्चों ये एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब पता है ना हम लोगों को, हम एसएसटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल फीचर होता है आइलैंड। आइलैंड मींस एक ऐसा लैंड जो कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है, हर साइड पानी से घिरा है। और श्रीलंका बच्चों अगर मैं बात करूं तो हमारे रामायण जो एक पौराणिक गाथा है, वहां से लेकर आप लोगों ने लंका के बारे में सुन रखा है ना? तो हम सबको पता है कि लंका कहाँ है? भारत के बिल्कुल नीचे। जो हमारा तमिलनाडु है इंडिया के बिल्कुल सदर्न हिस्से में, उससे थोड़े किलोमीटर दूर ही श्रीलंका का आइलैंड नेशन पाया जाता है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 करोड़ पॉपुलेशन मौजूद है, एटलीस्ट चलो बेल्जियम से तो ज्यादा है। श्रीलंका की डाइवर्स है पॉपुलेशन, यानी कि बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की जनसंख्या यहाँ पर मौजूद है। अब बच्चों एक चीज याद रखिएगा, श्रीलंका के अंदर भी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स है। यहां पर भी सेम वही दिक्कत है जो बेल्जियम में थी, यानी कि यहां पर भी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है चलिए देखते हैं। अब श्रीलंका के अंदर 2 लैंग्वेज कम्युनिटीज मौजूद हैं। 2 कौन सी लैंग्वेज कम्युनिटीज हैं? एक है सिन्हाला बोलने वाले लोग, एक है तमिल बोलने वाले लोग। अब सिन्हाला बोलने वाले लोग, जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि दे आर इन द मेजॉरिटी में है ये लोग, क्योंकि 74% पॉपुलेशन सिन्हाला में बात करती है, सिन्हाला भाषा में बात करती है। वहीं पर सिर्फ और सिर्फ 18% लोग तमिल भाषा में बात करते हैं, तो इनकी हो गई माइनॉरिटी। यहां पर भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल हो गया। अब एक और दिक्कत है, भाषा वाली दिक्कत तो थी, उसी के साथ साथ धर्म वाली दिक्कत, यानी कि रिलीजियस बेसिस पर भी एक दिक्कत मौजूद है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो सिन्हाला भाषा में बात करते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी कि वो बुद्धिस्ट है। वहीं पर तमिल्स के अंदर एक और कॉम्प्लिकेशन है। कुछ तमिल्स जो हैं, इन 18% में भी कुछ तमिल्स जो हैं ये तमिल नेटिव्स हैं, ठीक है। 13% ऑफ द तमिल्स आउट ऑफ द 18% आर द तमिल नेटिव्स। तमिल नेटिव्स का मतलब है जो ओरिजिनली बिलोंग टू श्रीलंका, जो ओरिजिनली श्रीलंका को ही बिलोंग करते हैं, और इनको बोला जाता है द श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। तो ये ओरिजिनली श्रीलंका को बिलोंग करते हैं और इनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। नाउ बाकी जो तमिल्स बच गए, यानी कि 5% जो तमिल्स बच गए वो हैं हमारे इंडियन तमिल्स। कौन है वो? हमारे इंडियन तमिल्स हैं, क्योंकि बच्चों ये ओरिजिनली श्रीलंका को बिलोंग नहीं करते थे। इनके जो पूर्वज थे वो भारत से प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे श्रीलंका में आए थे, फिर वो वहीं पे बस गए, वहीं पे रह गए, फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, बच्चे पैदा होते गए, और वो फिर वही सारे लोग हैं जो जिनके 4 फादर्स इंडिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है, पर वो श्रीलंका में रहते हैं, तो उनको हम लोग इंडियन तमिल्स बोलते हैं, विच आर 5% ऑफ द तमिल्स, एंड 13% तमिल्स आर द श्रीलंकन तमिल्स हु ओरिजिनली बिलोंग टू श्रीलंका। अब इसमें भी अगर हम धर्म की बात करें तो कुछ तमिल्स ऐसे हैं जो हिंदू हैं, कुछ तमिल्स ऐसे हैं जो मुसलमान हैं।
वहीं पर देखो अगर आप 74 प्लस 18 करोगे तो 88 92% पॉपुलेशन की अभी तक हमने बात करी है, अभी भी 8% पॉपुलेशन बची है। 7% पॉपुलेशन हमारी यहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन में से भी अगर हम बात करें, कुछ लोग सिन्हाला में बात करते हैं, कुछ लोग तमिल में बात करते हैं, और वहीं पे जो 1% पॉपुलेशन बच गई वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रीजनल डायलेक्ट्स, जो लैंग्वेजेस होती हैं, लोकल लैंग्वेजेस, उसमें बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारे श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रतीत होती हुई हमको दिख रही है भी। अब बच्चों श्रीलंका क्या करेगा, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका में दिक्कत क्या हुई है तो बात ही नहीं करी हमने, एथनिक कॉम्पोजिशन की तो बात करी। अब ये देखो, अच्छा इस मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे एक तरीके से श्रीलंकन तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं, ये हमारे सिन्हाला पॉपुलेशन है। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर श्रीलंका के मैप है और बताया गया है कि वो कैसे किस क्षेत्र में रहते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है श्रीलंका में, लेट्स टॉक अबाउट द दिक्कत, ठीक है। दिक्कत का नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म। ओ हो, क्या नाम बोल दिया मैम आपने, ये है ना, ये कैसा बड़ा सा शब्द का इस्तेमाल करा है, मैं यहां लिख भी देती हूं। मेजॉरिटेरियनिज्म, बच्चों मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट दी majority community can rule in whichever way that it wants to. By disregarding the wishes and needs of the minority community। क्या बात कर दी मैम ने, ये इतना लंबा सा ये क्या चिट्ठा लिख दिया है। बच्चों मेजॉरिटेरियनिज्म एक ऐसे मानना है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो किस भी तरीके से शासन कर सकता है, ठीक है, और ऐसे तरीके से भी शासन कर सकता है जहां पर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दे, माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दे, बिल्कुल ना सुने कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, लाइक टोटली इग्नोर इट, कंप्लीटली इग्नोर इट, ठीक है। सो दैट इज अ बिलीफ। और श्रीलंका के अंदर ये मेजॉरिटेरियनिज्म की भावना जो है वो सिन्हाला लोगों के अंदर आ जाती है, जो कि अब तैयार है कि वो एक तरीके से क्या करेंगे, तमिल्स को बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपना शासन चलाएंगे और तमिल कम्युनिटी को बिल्कुल ही वो इग्नोर कर देंगे, दरकिनार कर देंगे। और देखो करते क्या है ये लोग, हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका जो है आजादी हासिल करता है 1948 में, अंग्रेजों से आजाद होता है 48 में। उसके बाद सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं बच्चों, ये लोग ना पावर में आ जाते हैं, अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाते हैं। और एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, मेजॉरिटी जिसको वोट देगी वो लोग जीत जाएंगे। तो यहां पर सिंपली अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाते हैं और जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। उसके बाद ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये लेकर आती है मेजॉरिटेरियन मेजर्स, ताकि ये लोग सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर सकें। मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेकर आएंगे ये लोग, जिससे कि ये लोग अपने समुदाय की, यानी कि सिन्हाला बोलने वाले लोगों की सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, प्रभुत्व को बरकरार रख सके श्रीलंका के अंदर, और तमिल्स को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ये देखो किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई विल कॉल इट द 5-स्टार क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजॉरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द सिन्हाला लीडर्स इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियन मेजर्स कौन कौन से थे, 3 ही मेजर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, जिसके थ्रू इन लोगों ने सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करा, तमिल्स को दरकिनार करा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है, हर साल। मानो मेरी बात और इसको अच्छे से लर्न कर लेना,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। चलो फटाफट से मैं आप लोगों को मेजॉरिटेरियन मेजर्स के बारे में बताती हूं। लेट्स लुक एट इट। 1956 में एक एक्ट को पास करा गया जिसके थ्रू सिन्हाला को बना दिया गया दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, और इस तरीके से तमिल भाषा को बिल्कुल डिसरिगार्ड, बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज यानी कि जहां पे भेदभाव करती थी सरकार, किसके बीच में भेदभाव करती थी? सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में। और बच्चों, भेदभाव करने का ये मतलब है कि सिन्हाला लोगों को दी जाती थी प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, फेवरेटिज्म किया जाता था, प्रेफरेंस दी जाती थी। जहां पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करते थे यूनिवर्सिटी में एक तरीके से एडमिशन देने के लिए, सरकारी नौकरियां देने के लिए। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि जैसे अगर कोई सिन्हाला भाषा में बात करने वाला व्यक्ति है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको पहले नौकरियां दी जाएंगी, उसको पहले जो है सरकारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर दाखिला दिया जाएगा। तमिल्स का नंबर बाद में आएगा क्योंकि उनको तो प्रेफरेंस मिल नहीं रही। और तीसरी चीज थी कि जो नया संविधान इन लोगों ने बनाया वहां पर इन्होंने ये बोल दिया कि जो बुद्धिज्म है उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा, उसको फॉस्टर किया जाएगा। प्रोटेक्ट किया जाएगा, फॉस्टर किया जाएगा। क्या मतलब है इस चीज का? यार इस चीज का सिंपली ये मतलब है कि बुद्धिस्ट रिलीजन किसका था? मैक्सिमम जो सिन्हाला लोग थे वो बुद्धिज्म को मानते थे। और अब इन्होंने बोला कि जो संविधान है, संविधान के अंदर ये चीज बोल दी कि बुद्धिज्म रिलीजन को एक तरीके से फैलाया जाएगा, संभाल के रखा जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस तरीके से इन्होंने जो बाकी धर्म थे यानी कि हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उन सभी को इग्नोर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर 3 मेजर्स हैं। सबसे पहले सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दूसरी चीज, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दी गई सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी एडमिशंस और सरकारी नौकरियों के लिए। तीसरी चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, फॉस्टर करेंगे बुद्धिज्म रिलीजन को। और इन तीनों ही चीजों के थ्रू अब आपको समझ में आया है कि यार किस तरीके से सिन्हाला लोग अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर रहे थे और तमिल्स को बिल्कुल ही दरकिनार कर रहे थे, बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर रहे थे। अब इससे होगा क्या? What would be the consequence of this? Let's look at this. Consequence क्या हुआ? There was a feeling of alienation. Alienation का मतलब क्या होता है? आपको एक एलियन की तरह फील होने लगता है। जैसे अगर जादू था, आपने वो मूवी देखी होगी कोई मिल गया, जादू आया था है ना अर्थ पे। अब जादू को बिल्कुल ये ऐसी दुनिया एलिनेटेड फील हो रहा था क्योंकि वो तो एलियन ही था। तो ही वॉज फीलिंग एज इफ कि मैं यहाँ के लोगों के साथ बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल इग्नोर्ड हूँ, आई एम लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज पीपल। तो वैसी सेम फीलिंग तमिल्स को श्रीलंका में रहकर आ रही थी क्योंकि उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया जा रहा था, उनकी एक नहीं सुनी जा रही थी, उनकी भाषा को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, उनके धर्म को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, ना ही उनको कोई प्रेफरेंस मिल रही थी। सो दे वर फीलिंग टोटली एलिनेटेड, टोटली इग्नोर्ड इन दिस कंट्री। तमिल्स को ऐसा लग रहा था कि मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि सिन्हाला लीडर्स लीड कर रहे हैं वो उनकी भाषा की तरफ, उनके संस्कृति की तरफ बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को। कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही थी, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उनको, ठीक है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही थी, उनको बाकी अवसर नहीं दिए जा रहे थे और उनको उनके जो इंटरेस्ट थे उनको बिल्कुल ही दरकिनार, बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा था। साथ ही में फटाफट से आगे चलते हैं। श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज बनाई, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करी, संघर्ष करा ताकि वो लोग अपनी तमिल भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलवा सकें, ठीक है। उन्होंने बच्चों और भी कोशिश करी रीजनल ऑटोनॉमी पाने की। जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे, जैसे कि जो नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्सा था श्रीलंका का, वहां पर वो रहते थे, तो वो कहते कि एटलीस्ट जहां पर तमिल्स मेजॉरिटी में है वहां पर तो हमको पावर दे दो, वहां पर तो हमको ऑटोनॉमी दे दो, बट नहीं मिल रही थी। साथ ही में बच्चों उन्होंने बोला कि हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें अवसर की समानता चाहिए ताकि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का भी मौका दिया जाए, नौकरी करने का भी मौका दिया जाए, प्रेफरेंस हमको भी मिले। वी ऑल्सो वांट दैट, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस क्या, एक समानता मिले। आप उनको प्रेफर कर रहे हो सिन्हालास को, बट वी वांट कि देयर शुड बी एन इक्वालिटी, राइट, बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। बट कोई भी चीज मानी नहीं जा रही थी। साथ ही में बच्चों 1980 का जो दशक था, उस टाइम के दौरान बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनको फॉर्म किया जाता है
और ये एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम यानी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग करती हैं। ईलम का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, कहां पर, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। तो जो उत्तरी और जो हमारे हम बोल सकते हैं जो पूर्वी हिस्सा था श्रीलंका का, वहां पर तमिल ईलम की मांग हो रही थी, तमिल स्टेट की मांग हो रही थी। बट यार क्या श्रीलंका के जो लीडर्स थे, सिन्हाला लीडर्स, क्या उन्होंने किसी भी एक भी चीज को सुना? क्या कोई एक भी इनके डिमांड्स को पूरा करा? नहीं करा पूरा। सो एज अ रिजल्ट बच्चों श्रीलंका में होती है एक सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका वाली सिविल वॉर नहीं, ये जो सिविल वॉर थी, सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब एक ही देश के अंदर जो देश के लोग हैं वो आपस में झगड़ते हैं, देश के अंदर ही दो कम्युनिटीज एक दूसरे से झगड़ती हैं, तो दैट इज अ सिविल वॉर। अब बच्चों इस सिविल वॉर के अंदर होता क्या है? बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोगों को रिफ्यूजी बन के निकलना पड़ता है देश से बाहर, बहुत से लोग एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनको अपना घर बार खोना पड़ता है, अपना जो काम काज का जरिया है वो खो बैठते हैं वो लोग। तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें इस सिविल वॉर से आती हैं और एक इकोनॉमिक, कल्चरल सेटबैक, पॉलिटिकल सेटबैक श्रीलंका को फेस करना पड़ता है। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, राइट? कॉन्फ्लिक्ट थी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, सॉरी, आई विल से कि श्रीलंका के अंदर एक एथनिक डिवीजन था। उस एथनिक डिवीजन के बेसिस पर मेजॉरिटेरियन मेजर्स की वजह से एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्रिएट हुई। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो थी, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन द वॉर विच रिजल्टेड इन द कंप्लीट, वी कैन से, डिस्ट्रक्शन ऑफ श्रीलंका एज अ होल। और यार जब डिस्ट्रक्शन हुआ है तो क्या सिर्फ तमिल्स को वो डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा? नहीं, सिन्हालास को भी झेलना पड़ा। तो श्रीलंका के केस में बच्चों क्योंकि पावर को शेयर नहीं किया गया, पावर को बांटा नहीं गया, सो वी सॉ कि the conflict resulted in a war which resulted in instability, right? तो यहां पे क्या कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ वॉर, जिसकी वजह से हुई इंस्टेबिलिटी, यानी कि अस्थिरता आ गई हर क्षेत्र में, राइट? तो ये सब चीजें यहां पर हो रही थी क्योंकि पावर को शेयर नहीं किया गया। अब मैम श्रीलंका के बारे में तो हमने देख लिया है, जरा थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं हम लोग। कितना पीछे आएंगे? बेल्जियम के ऊपर। बेल्जियम में भी एक एथनिक डिवीजन था। बेल्जियम में भी पॉपुलेशन के बीच में हमने देखा था कि यार किस तरीके से डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच में काफी एक लड़ाई वाली सिचुएशन थी। बट क्या उस लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाया गया? क्या उन टेंशंस को कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील करा गया या क्या उनको सॉल्व करने की कोशिश करी गई? लेट्स लुक एट दैट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बच्चों बेल्जियम के अंदर 1970 से लेकर 1993 तक, इफ आई एम नॉट एट ऑल रॉन्ग, है ना, तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में संविधान को 4 बारी अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बारी बदलाव लाए गए। और बच्चों बदलाव लाने का मकसद एक ही था कि बेल्जियम के अंदर हमें अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स लेकर आने हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमको जो है सबको देश का हिस्सा बना के रखना है, सबको इंक्लूड करना है, किसी को जाने नहीं देना है, ठीक है, लड़ाइयां और झगड़े जो है उनको और नहीं बढ़ाना है। तो यहां पर होता क्या, सबसे पहली चीज थी, सबसे पहला अकोमोडेटिव प्रिंसिपल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दिया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल्कुल बराबर रहेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्रीय सरकार रहेगी बेल्जियम के लिए, वहां पर जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे, ताकि किसी भी कानून के बनने में कोई एक कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट ना कर जाए, कि एक कम्युनिटी जो है वो अपने हिसाब से उस कानून को हाँ ना बोल दे या लेकर ना आ जाए। सो दोनों के मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल रहना चाहिए ताकि दोनों ही मतलब मिलजुल कर हिस्सा ले और हर कानून जो है सबकी सहमति से आए बेल्जियम के अंदर। दूसरी चीज जो इन्होंने करी वो क्या था, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सी केंद्रीय सरकार की पावर्स को जो है राज्य सरकारों तक पहुंचाया गया है और ये क्लियरली बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं आती, सबका अपना दायरा है। सेंट्रल गवर्नमेंट
की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो दायरा है, वो वहां पर काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट का जो दायरा है वो वहां पे काम करेगी, ताकि दोनों ही सरकारों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े वाली स्थिति इमर्ज ना हो। ओके, साथ ही में तीसरी चीज क्या करी गई? ओके, ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स यानी कि जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, जहां पर हमने देखा था कि फ्रेंच पॉपुलेशन ज्यादा थी डच पॉपुलेशन से, तो यहां पर भी वही सेम चीज करी गई कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को बराबरी दे दी गई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया दोनों ही कम्युनिटीज को। और जो लास्ट चीज करी गई दैट वाज कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में तो पावर का डिवीजन है ही, बट उसी के साथ साथ एक तीसरे टाइप की, बहुत ही यूनिक टाइप की गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसका नाम है द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और बच्चों, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड और एक तरीके से जो एजुकेशनल इश्यूज हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के, उनके साथ डील करेगी। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, सिंपल सी चीज थी कि यार हर कम्युनिटी की ना एक अलग से गवर्नमेंट बना दो। मतलब जो फ्रेंच वाले हैं उनकी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन वालों की भी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है अपनी ही लैंग्वेज कम्युनिटी के लैंग्वेज, कल्चरल, एजुकेशनल इश्यूज के साथ डील कर सके, किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यार बेल्जियम की इसी बढ़िया से अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स को देखने के बाद जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई, तो उन्होंने भी ये डिसाइड करा कि हम बेल्जियम के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स को खोलेंगे, हेडक्वार्टर्स वहीं बनाएंगे। बिकॉज देखो यार सिंपल सी बात है, ये भी लोग कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा सकते थे, फ्रेंच कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकता था डच लोगों के ऊपर, पर क्या उन्होंने करा? नहीं। यहाँ पर इन लोगों ने समझदारी करी और पावर को शेयर करने की कोशिश करी, ताकि सभी के बीच में पावर बराबर रूप से बढ़ जाए और जो कम्युनिटीज है वो आपस में लड़ना छोड़ दे और सभी को एक तरीके से हम स्थान दे सके देश के अंदर, सभी जो है खुशी से रह सके इस देश का हिस्सा बनकर। दैट इज व्हाट दे ट्राई टू डू, दैट इज व्हाट दे डिड। तो इसको एक बार रिकॉल करेंगे, अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट अकोमोडेटिव प्रिंसिपल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों ही लैंग्वेज स्पीकिंग मिनिस्टर्स को बराबरी दे दी, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग। दूसरी चीज जो हमने देखी, क्या स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कुछ, एंड ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं आती। ठीक है, सबकी अपनी पावर है। तीसरी चीज जो यहाँ पे करी गई, ब्रुसेल्स के अंदर जो कि कैपिटल सिटी थी, वहां पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, जहां पे दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल जो है प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और चौथी चीज जो कि एक यूनिक चीज है बेल्जियम की, कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म करा गया, ताकि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज, एजुकेशनल और हमारे कल्चरल इश्यूज के साथ डील कर सके अपनी अपनी कम्युनिटी के। तो इस तरीके से बेल्जियम ने बच्चों एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम करी है और अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स को वो लेकर आए हैं, ताकि सारी कम्युनिटीज खुशी से देश का हिस्सा बन के रह सके। आई होप यहां तक बात बिल्कुल ही क्लियर है। तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, और आगे चलकर हम लोग देखेंगे जो हमारे थोड़े चुन्नू मुन्नू से टॉपिक्स रह गए हैं, उनको भी एक बारी देख लेते हैं। फटाफट से देखो। ओके, श्रीलंका और बेल्जियम तो पूरा हो गया है कंप्लीट। अब जरा हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे टू टॉक अबाउट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है कि क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्यों पावर को शेयर करना चाहिए। व्हाई डू वी डिजायर इट, व्हाई डू वी वांट दैट टू हैपन। ओके, सो लेट्स लुक एट इट। सबसे पहला रीजन, यहाँ पर दो रीजन दिए जाते हैं बच्चों। सबसे पहला रीजन दिया जाता है मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। मॉरल, अब देखो यार बहुत सी चीजें, जो मोरालिटी की मैं बात पहले करूंगी, हमें भी जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हर चीज का एक मॉरल रीजन देते हैं कि चोरी करना गलत चीज है ना, किसी के साथ बुरे तरीके से बात करना, किसी बड़े से बदतमीजी से बात करना इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, राइट। तो वो हमें बताते हैं कि मॉरली यानी कि नैतिक रूप में कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें करनी गलत है ना। तो बच्चों ऐसे ही मॉरली, नैतिक रूप में ये बोला जाता है कि पावर को शेयर करना अच्छी चीज है। जैसे देखो सिंपल सी चीज है, शेयरिंग इज केयरिंग, ये तो मॉरली हम मानेंगे कि सही बात है, राइट। कि आपके लिए सपोज कोई चॉकलेट आई है, आपका भाई बहन है, तो आप उसके साथ शेयर करके खाओगे ना। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो अकेले खाऊंगा, तो वो मॉरली इनकरेक्ट चीज है, बिकॉज देन यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, सेल्फिशली आप सोच रहे हो, आप दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोच रहे। सो यहाँ पे वही बोला जाता है कि मॉरल सेंस में to share power is considered desirable and it is the very spirit of democracy। यानी कि लोकतांत्रिक
जब हम बोले लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी इसी पे तो बेस्ड होती है यार, कि सब लोगों के पास बराबर वोटिंग राइट है, सब लोग बराबर हैं, सब लोगों के साथ इक्वली जो है चीजों को बांटा गया है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि पावर को भी शेयर किया जाना चाहिए। तो इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट। तो अगर एक डेमोक्रेटिक रूल की बात करें तो जाहिर सी बात है यार कि पावर को उनके साथ शेयर करा जाता है हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, यानी कि जो लोग हैं। अब डेमोक्रेटिक रूल में कोई शासन करने आ रहा है तो उस रूल से प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जनता पे पड़ रहा है। तो जनता के बीच में पावर को बराबर रूप से शेयर किया जाना चाहिए, और जनता को ही उसके प्रभाव में रहना है, इफेक्ट में रहना है, तो उनके साथ सबके बीच में एक बराबर पावर शेयरिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। साथ ही में द पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लीगैलिटी की बात हो रही है। लोगों ने ही सरकार को चुना है, सरकार लोगों ने बनाई है, अपने रूलर्स को लोगों ने खुद से चूज करा है। तो जाहिर सी बात है यार कि उन सभी लोगों के पास बराबर लेवल ऑफ पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, अनइक्वल नहीं होने चाहिए लोग। उन सबके बीच में एक इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबर रूप से पावर बटी होनी चाहिए। ठीक है। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? जिसको आपने खुद से बनाया है। ठीक है, लीगली वो गवर्नमेंट आई है, जो पूरा प्रोसीजर है वो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, उसके बाद वो सरकार आई है। सिंपल सी बात ये है बच्चों की, मॉरली एक डेमोक्रेटिक रूल के अंदर पावर को शेयर किया जाना चाहिए। दैट्स इट। और इसका अगर एग्जाम्पल लिखने को आ जाए तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके फायदे के लिए काम करे, और गवर्नमेंट को वो चीज सुननी भी पड़ेगी। ठीक है। तो सिटीजंस अपने डिबेट्स के थ्रू क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट रूल को, और ये सारी चीजें। राइट। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, सो वी कैन डू दैट। राइट। सो दे कैन पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड उनको जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करो, कोई हमारे फायदे के लिए पॉलिसी लाओ, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अब दूसरा रीजन जो है वो क्या है? वो रीजन बोलता है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का क्या मतलब होता है बच्चों? एक प्रूडेंट इंसान कौन होता है? एक समझदार इंसान। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ऐसा कि समझदारी इसी में है कि पावर को शेयर किया जाए। देखो, अभी हम लोगों ने इतना बड़ा भारी भरकम चैप्टर पढ़ा, इतना भारी भरकम भी नहीं है, लेकिन हाँ, तो आपने देखा बेल्जियम का भी एग्जाम्पल देखा, श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देखा। अब आप समझदार इंसान हो, समझदार नहीं हो तो बताओ। हाँ, आप लोग समझदार इंसान हो तो आपको पढ़ने के बाद ये पक्का फील हुआ होगा कि बेल्जियम ने जो चीज करी वो बिल्कुल ठीक थी, और इसी वजह से बेल्जियम एक एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट होती है, जिसने पावर को शेयर करा, ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर बना दिया यूरोपियन यूनियन का। कितनी अच्छी चीज हुई। वहां कम्युनिटीज पीसफुली रह भी रही हैं, सबके बीच में पावर को बांट दिया गया। सो द प्रूडेंट थिंग टू डू इज टू शेयर पावर। वहीं पे श्रीलंका ने बेवकूफी करी, उन्होंने पावर को शेयर नहीं करा, दंगे करवा लिए और ही वॉर वगैरह करवा ली, सिविल वॉर हो गई, इंस्टेबिलिटी आ गई, है ना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो प्रूडेंशियल रीजन यही बोलता है कि पावर शेयरिंग अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि उससे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है। ग्रुप्स के बीच में जो अलग अलग समूह आपके समाज में मौजूद है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड किया जा सके, इसलिए पावर को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगी, फिर वायलेंस होगी, हिंसा होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, यानी कि राजनीतिक रूप में अस्थिरता आएगी। तो इसी वजह से पावर शेयरिंग अगर आप करते हो तो उससे आप पॉलिटिकल ऑर्डर को संभाल के रख सकते हो, हर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके रख सकते हो। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority but also brings ruin to the majority as well. Tyranny का मतलब होता है एक विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो रूल होता है, बिना किसी बाधा के जो शासन किया जाता है। जैसे कि श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी अपनी एक तरीके से टायरेंट बन चुकी थी, अपना शासन जो है चला रही थी बिना किसी की बात सुने। तो यार क्या हुआ? क्या उससे उनका भी फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ ना। अल्टीमेटली माइनॉरिटी के लिए तो ऐसा शासन ऑपरेसिव है ही, तमिल्स को तो उसके बुरे जो इम्पैक्ट से अफेक्ट थे वो तो झेलने ही पड़े, लेकिन साथ ही में सिन्हालास को भी तो बुरा इम्पैक्ट झेलना पड़ा। जब लड़ाई होगी, दंगे होंगे, जान जाएगी तो सबकी जाएगी ना, बहुत उनकी कम्युनिटी के भी बहुत लोग मरे होंगे। राइट। तो वही वाली चीज है। तो इन द सेंस जब टायरनी होती है या मेजॉरिटी अपना रूल चला रही है, माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रही है, तो माइनॉरिटी के लिए तो वो गलत है ही, बट लॉन्ग टर्म में वो मेजॉरिटी के लिए भी गलत है, हर किसी के लिए गलत है। ठीक है। सो दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए हमेशा समझदारी इस चीज में है कि आप पावर को शेयर करो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वायलेंस ना हो, इंस्टेबिलिटी ना आए। दैट इज द रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है। ऑल राइट,
चलो अभी जो है हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं चैप्टर के, विच इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कौन से अलग अलग तरीकों से पावर को बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि हम पावर को बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा तरीका अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बच्चों ऑर्गन क्या, अब मैम दिल विल है क्या, लिवर किडनी गवर्नमेंट की नहीं, तो यहाँ पे ऑर्गन्स का मतलब है कि हमारा जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जब हम इनके बीच में पावर को डिवाइड करते हैं तो बच्चों यहाँ पर अगर आप लोगों ने बचपन में मैथ्स पढ़ रखी है या फिर अगर आपको पता है कि ऐसी लेटी हुई जो लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपने पावर को बांटा, यानी कि सबको बराबर पावर दी है। चाहे लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना हो, एग्जीक्यूटिव का उस लॉ को इंप्लीमेंट करना हो, जुडिशरी का काम एक तरीके से न्याय लाना हो, बट तीनों ही ऑर्गन्स को आपने बराबर रूप से पावर दी है। सबका अपना अपना दायरा है बट सबके पास इक्वल पावर है। और बच्चों इस सिस्टम के थ्रू ये भी इंश्योर होता है कि हर ऑर्गन पे एक चेक बन रखा है, चेक करके रख रहे हो आप कि लेजिस्लेचर कल को अपनी पावर से अगर ज्यादा पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो बाकी दो ऑर्गन्स उसको रोक लेंगे, जुडिशरी कोशिश करेगा तो ये रोक लेंगे, एग्जीक्यूटिव कोशिश करेगा तो बाकी दो रोक लेंगे। तो इस वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो बैलेंस बना रहे, चेक बना रहे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करना। तीनों ही नाम याद रख लेना, तीनों ही नाम इस फर्स्ट फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं, देते हैं। देखिए, तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है। इट इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो इस सिस्टम से ये इंश्योर करा जाता है, ये मेक श्योर करा जाता है कि कोई भी एक ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड या जरूरत से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज ना कर रहा हो। इसी की वजह से इनके बीच में बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है और इस अरेंजमेंट को एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का नाम भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे आ जाते हैं, विच इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको हम लोग एट डिफरेंट लेवल्स बोलते हैं, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। बच्चों एक तो आपने ऑर्गन्स के बीच में पावर को बांटा, एक और तरीका है पावर को बांटने का, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर को बांट दो, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। अब इंडिया में तो देखो तीनों ही लेवल पे पावर को बांट दिया जाता है और इंडिया में बच्चों इसी पावर के डिवीजन को बोला जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में पूरे स्कूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल, हर क्लासरूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक टीचर, फिर उसके बाद हर क्लासरूम के अंदर बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लास मॉनिटर। तो अलग अलग लेवल पे पावर को बांटा गया है, राइट। तो उसी सेम तरीके से बच्चों जैसे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट, हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां की स्टेट गवर्नमेंट, फिर किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी गांव की जब हम बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट का नाम आता है। तो ये होता है हमारा सेकंड टाइप का डिवीजन, जिसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है, या फिर इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोल सकते हैं, इसको हम वर्टिकल डिवीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है। जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए होगी, गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल रीजनल लेवल पे होगी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। मेनी कंट्रीज जहां पर कोई प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, बच्चों ऐसे बहुत से देश है जहां पर इस तरीके से पावर को नहीं भी डिवाइड करा जाता है। बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, तो हमें लगता है कि हर देश ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे देश है जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और डिवीजन नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर देखिए, लेकिन उन कंट्रीज के अंदर but in those countries like ours, the constitution clearly lays down the powers of the different levels of government. Same principle can be extended to the levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. This is also known as the vertical division of power.
तो यहाँ वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताती है कि हर लेवल का क्या फंक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है। Everything is laid down clearly in the constitutions and along with that आप सेंट्रल स्टेट से नीचे भी पावर को एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे कि आपके विलेज लेवल पे, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी लेवल, ऑल ऑफ दोज लेवल्स। तो इस पर्टिकुलर डिवीजन को हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तीसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे चलते हैं। तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अलग अलग सामाजिक तबकों के बीच में पावर को बांटना, जहां पर बच्चों आप डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की भी बात कर सकते हो, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स की भी बात कर सकते हो, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स की भी बात कर सकते हो। तो एक तरीके से एक समाज जो है वो बहुत ही अलग अलग लोगों से बना होता है। लोग जो भाषा में अलग होते हैं एक दूसरे से, लोग जो अपने धर्म के बेसिस पे अलग होते हैं एक दूसरे से, लोग जो अपनी जाति के बेसिस पे एक दूसरे से अलग होते हैं, राइट। तो अलग अलग चीजों से एक समाज बनता है। अब इन्हीं सोशल ग्रुप्स के बीच में जब आप पावर को डिवाइड करते हो तो दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बच्चों दो एग्जाम्पल से इसको समझेगा। अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूं, और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर डिवीजन जो था दैट वाज द कास्ट बेस्ड डिवीजन, जाति के बेसिस पर भेदभाव किया जाता था, राइट। तो इसी वजह से हम लोगों ने एक तरीके से रिजर्वेशन दिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, क्योंकि ये जो सारे कास्ट ग्रुप्स थे ये बाकी कास्ट ग्रुप्स के मुकाबले बहुत पीछे छूट गए थे, जिसकी वजह से उनको स्पेशल प्रोविजन देने का हमने निर्णय लिया ताकि वो लोग दूसरों की बराबरी कर सके, बराबर पहुंच सके, ठीक है। तो उनको हमने एक तरीके से पावर का एक हिस्सा दिया, पावर को शेयर करा उनके साथ। साथ ही में अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, बेल्जियम के अंदर एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी विच वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसके थ्रू भी तो आपने सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर बांटी। आपने फ्रेंच वालों को बोला आपकी एक अलग, जर्मन स्पीकिंग को बोला आपकी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच स्पीकर्स को बोला आपकी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि आपके लैंग्वेज, कल्चरल रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज पर निर्णय लेगी। तो इन दो तरीकों से, इन दो एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि कैसे सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल इसके मैंने आपको बताए। हमारे कंट्री के अंदर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम, जहां पे जो सोशली वीकर सेक्शंस थे, महिलाओं को भी कभी कभी रिजर्वेशन दी जाती है। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि पावर को इन लोगों के साथ, इन तबकों के साथ शेयर करा जाए, ताकि वो सारे दूसरों की बराबरी कर सके, ठीक है। साथ ही में बेल्जियम का एग्जांपल था कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला। इन सब अरेंजमेंट्स में मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में सबको जो है एक जगह मिल सके, सबको स्पेस मिल सके, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को स्पेस मिल सके, ताकि कोई भी एलिनेटेड फील ना करे। कल को ये ना लगे कि हमारी स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। महिलाएं बहुत लंबे समय से शोषण को झेलती आ रही हैं, तो अगर उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन की जा रही है तो उनको भी ऐसा लगे कि यस वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, गवर्नमेंट हमारे बारे में भी कुछ सोच रही है, ठीक है, हमें भी बराबर माना जा रहा है। जैसे डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के लिए डिसीजन लिया कि आपके लिए रिजर्वेशन दी जाएगी आपको, तो वहां पे उन कास्ट ग्रुप्स के साथ पावर शेयर करने का मकसद यही था कि उनको भी लगे कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वी आर नॉट बीइंग निग्लेक्टेड। हमको एलिनेटेड फील ना करवाने के लिए सरकार ये सब कर रही है, ताकि वो लोग भी पीसफुली जो है बाकी लोगों के साथ कोएग्जिस्ट कर सके। दैट इज द मकसद, दैट इज द पर्पस, ओके। तो इस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक फेयर शेयर दिया जाता है। और लास्ट अगर मैं पावर शेयरिंग की बात करूं, दिस इज अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब बच्चों ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे पावर को बांटा जाएगा, तो अभी देखो दिखाती हूं। In a democracy, citizens must have freedom to choose among various contenders for power. This takes the form of competition among the different parties. तो एक लोकतंत्र के अंदर सिटीजन्स के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो अलग अलग लोग पावर को कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग लोग जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उन लोगों के बीच में से लोग चुन सके कि हमें, अब जैसे मैं जहां पे वोट देने जाती हूँ, मुझे पता है कि भाई ये वाला बंदा इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है। इन कैंडिडेट्स में से मैं इजिली चूज कर सकूं कि मुझे कौन सा कैंडिडेट पसंद है, मैं किसको अपना लीडर बनाना चाहती हूँ या देखना चाहती हूँ। तो इन सब चीजों की वजह से बच्चों एक काइंड ऑफ कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के बीच में क्रिएट होता है। और लॉन्ग रन में पावर जो है इट इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। लॉन्ग रन में, एक लंबे समय के बाद, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों आप सभी को पता है कि हर एक राजनीतिक दल जो है उसकी विचारधारा एक दूसरे से काफी अलग है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो दैट इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, कांग्रेस की आइडियोलॉजी इज टोटली डिफरेंट, राइट। सो देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, दे ऑल वेरी इन देयर आइडियोलॉजीज। उन सबकी विचारधारा एक दूसरे से अलग है और लॉन्ग रन में सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है।
ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी डायरेक्ट कि 2 और मोर पार्टीज जो है वो अलायंस फॉर्म कर ले कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस। अगर अलायंस सिलेक्ट होती है तो वो कोalition गवर्नमेंट इन द शेयर पावर। देखो अब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर कैसे शेयर हो रही है, तो इसके 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक चीज हो जाएगी हमारी अलायंस सिस्टम के थ्रू। अलायंस क्या होती है बच्चों, जैसे अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अभी उसको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन होने से पहले सपोज बीजेपी इज डिसाइडिंग कि यार मैं ना एक काम करती हूँ, 2-4 ना अपनी जो स्टेट पार्टीज हैं, जो पार्टीज हमारे इस पर्टिकुलर जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, सपोज हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो बीजेपी सोचती है कि अब हरियाणा स्टेट में ना ऐसे 2-4 पार्टीज हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करती है, तो मैं ना इनके साथ सांठ-गांठ अपनी कर लेती हूँ, हम सब मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, 4-5 पार्टीज मिलके ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, उस अलायंस का एक नाम रख देंगे और फिर एज एन अलायंस एज अ ग्रुप हम इलेक्शंस लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। ठीक है, तो एक तो वो तरीका है पावर को शेयर करने का, या फिर एक दूसरा तरीका है वो होता है कोalition। कोalition, ठीक है बच्चों, कोalition का क्या मतलब है, जैसे अब क्या होता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद की बात है, रिजल्ट आया, किसी भी पार्टी को मैक्सिमम मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले कि वो अपनी सरकार बना सके, तो इस केस में वो पार्टी सोचेगी कि यार मैं मेजॉरिटी लाने के लिए 1-2 पार्टीज के साथ मर्ज हो जाती हूँ, गठबंधन की सरकार बना लेती हूँ ताकि हम सबके वोट्स मिल जाए और हम सब पावर में आ जाए किसी ना किसी तरह, चलो हम तो आएंगे ना पावर में, तो वो होता है कोalition। बेसिकली डिफरेंस ये है कि अलायंस एक ग्रुप फॉर्म होता है सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इलेक्शन से पहले विद द इंटेंशन ऑफ विनिंग। कोalition इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आ गया, आपको मेजॉरिटी नहीं मिली, फिर आपने डिसाइड करा कि आप जो है 2-3-4 पार्टीज के साथ मर्ज करोगे और इलेक्शन में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करोगे, तो दैट इज अ कोalition। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे पहले तो इंडिया जब आजाद हुआ था तब तो कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती रहती थी, तब तो इतना पावर शेयरिंग देखने को नहीं मिलता था, कुछ ही दूसरी पार्टी थी जो स्टेट लेवल पे जीतती थी, बट कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता था। लेकिन बच्चों फिर जब हम 1990s की बात करते हैं, उस टाइम पर ना कोalition गवर्नमेंट का टाइम आता है जब कोई भी पार्टी क्लियरली अपनी मेजॉरिटी प्रेजेंट नहीं कर पाती थी और बहुत सी पार्टीज को जो है गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ती थी। तो इससे क्या होता है, कोई इकलौती पार्टी नहीं होती जो कि अकेले पावर को एंजॉय कर रही है, देयर आर लाइक सेवरल पार्टीज विद इट, whether be it a coalition वाला केस सिनेरियो या फिर एन अलायंस वाला केस सिनेरियो, सो देयर आर सेवरल पार्टीज दैट आर एंजॉयिंग पावर टुगेदर। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। नाउ एक डेमोक्रेसी के अंदर हमें इंटरेस्ट ग्रुप्स मिलते हैं जैसे कि ट्रेडर्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो कभी कभी बच्चों जैसे कुछ व्यापारी हैं, कुछ किसान हैं, एक ही प्रोफेशन के लोग हैं, हु आर डिसाइडिंग कि इन ऑर्डर टू, जैसे सपोज फार्मर्स की बात करते हैं, अब फार्मर्स ना ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनको मिलता है अपने क्रॉप्स का वो बढ़ा दिया जाए या फिर उनके लिए फैसिलिटीज बेहतर कर दी जाए। ठीक है, वॉट एवर। तो अपने डिमांड्स को पूरा कराने के लिए दे विल फॉर्म अ प्रेशर ग्रुप। ठीक है, एंड दे विल कैरी आउट मूवमेंट्स, वो आंदोलन वगैरह करेंगे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज में आता है कि फार्मर्स जो है वहां पे बैठ गए, वो कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट चल रही है, कोई सरकार से वो कोई चीज की मांग कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट, सो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, बट बाहर से ही वो लोग एक तरीके से, क्योंकि उन सबका जो है इंटरेस्ट मोटिव सेम है कि वो सब लोग, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि वो लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने क्रॉप्स के ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उनका एक तरीके से डिमांड है और वो उसके लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए वो जो है आंदोलन निकाल रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग। तो एक तरीके से वो एक प्रेशर ग्रुप है, दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट बाय लाइक सो दैट द गवर्नमेंट agrees to their demands, government fulfills their demands, but without participating in politics। राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे, बाहर से ही वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को मान ले। तो ऐसे ही सिमिलर प्रोफेशन के लोग, बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी डिमांड्स को मान ले। ऑलराइट, चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग वो होता है समाप्त। बच्चों इस चैप्टर के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं पॉइंटर्स बोल रही हूँ याद रखना। बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों थी उसको याद रखना, श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों थी उसको याद रखना। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के ऊपर क्वेश्चन हर साल मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिलता है, तो दैट इज तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम के जो 4 पॉइंटर्स हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद 2
पॉइंट्स कि हाँ पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों मानी जाती है, मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, विद एन एग्जाम्पल, वो भी याद रखना है। आफ्टर दैट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो 4 पॉइंटर्स हैं याद रखना है, चैप्टर इज कंप्लीटेड, बस कुछ नहीं, मौज मारो, हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी के साथ अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर और हम अपने सेशन को कर देते हैं बच्चे लोग एंड। तो बहुत सारे ना आप लोगों के पास क्लासेस आते रहेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्लासेस आते रहेंगे, नॉट जस्ट एसएसटी, ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, एंड आपको जो है अगले चैप्टर का लिंक यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द चैनल, कीप एंजॉइंग इट एंड कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। Bye guys.